नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये कैसे निर्गत किया जाता है विभिन्न विकास प्राधिकरणों में या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कार्यालयों में, इस पर एक सीरीज बना रहा हूँ और ये वीडियो इस सीरीज का 4th वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि जो बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गई हैं या जो लैंड डेवलपमेंट के लेआउट्स जिनका निर्माण पूरा हो गया है, उस पर अगर आपने आवेदन किया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले जो प्राधिकरण हैं, विकास प्राधिकरण के कार्यालय या उसके जो जांचकर्ता अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के जो अधिकारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो कौन सी चेकलिस्ट पर काम करते हैं और उसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो चेकलिस्ट के अनुसार आपके स्वीकृत साइट से मैच करने पर ही सत्यापन हो पाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उस चेकलिस्ट के 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में उसके अगले बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिंदु है उसमें है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर सेटबैक की उपलब्धता। दोस्तों, अगर आपने कोई निर्माण किया है बिल्डिंग का, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का या व्यावसायिक भवन का, किसी भी तरह का भवन का निर्माण किया है या किसी लैंड का डेवलपमेंट कर लिया है जिसका कि लेआउट पहले आपने विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करा लिया है, तब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के तीसरे बिंदु के रूप में स्थल पर जो भी सेटबैक आपके स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हैं, वो स्थल पर छोड़े गए हैं या नहीं छोड़े गए हैं, इस बात की जांच की जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो सकता है आपने कुछ सेटबैक में कवरेज अतिरिक्त कर ली हो, तो इसका मतलब ये हुआ, जहां जहां हम स्वीकृत मानचित्र के अनुसार की बात करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि अगर स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण भी आपने सेटबैक में या भवन के टोटल एफएआर में या ग्राउंड कवरेज में कर लिया है, तो उसको कंपाउंड कराने के बाद जो सेटबैक या ग्राउंड कवरेज या एफएआर आ रही है, उस एफएआर, ग्राउंड कवरेज या सेटबैक का तात्पर्य यहाँ लिया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार का मतलब है अगर आपने कंपाउंड कराया है तो कंपाउंड मानचित्र के अनुसार, और अगर कंपाउंड नहीं कराया है, स्वीकृत के अनुसार ही बनाया है, तो स्वीकृत मानचित्र के अनुसार, ऐसे इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो जांच करते समय यह देखा जाएगा कि जो कंपाउंड के बाद अथवा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सेटबैक छोड़ने थे आपको, वही सेटबैक आपने स्तर पर छोड़े हैं या नहीं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ विकासकर्ता, कुछ निर्माणकर्ता सेटबैक में ये समझते हैं कि सेटबैक में तो कोई बात नहीं, हम अगर थोड़ा सा कुछ हिंड्रेंस भी कर लेंगे तो वो सेटबैक में ही माना जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। जैसे कि अगर किसी ने अपने गार्ड रूम का साइज बड़ा कर लिया है, जो कि फ्रंट सेटबैक में गेट के पास बनाया जाता है, या वहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण टॉयलेट के रूप में या किसी कार्यालय के रूप में कर लिया है, तो वो सेटबैक में अतिरिक्त कवरेज के रूप में माना जाएगा और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में दिक्कत होगी और वो सेटबैक में अतिक्रमण के रूप में देखते हुए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका जारी करना संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर सेटबैक में कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित आपने उसकी इकाई बना ली है, कोई पिट बना लिया है या विजिटर्स पार्किंग बना ली है या सेटबैक के किसी हिस्से को आपने ग्रीन में शामिल कर लिया है, तो इस तरह के भी अगर कोई क्रियाएं स्थल पर बिल्डर द्वारा की गई हैं, तो वो स्वीकृत सेटबैक से विपरीत मानते हुए और ऐसी परिस्थितियों में उस लेआउट पर जब तक सेटबैक पूरा क्लियर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना संभव नहीं है। अगले बिंदु के रूप में बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप पार्किंग की उपलब्धता। दोस्तों, यहाँ पर भी वही बिंदु है कि स्वीकृत मानचित्र अथवा कंपाउंड किए गए मानचित्र के अनुसार जो पार्किंग की व्यवस्था स्वीकृत मानचित्र में दर्शाई गई है, जिसमें कि सर्कुलेशन एरिया जोड़ते हुए पूरी पार्किंग का प्लान भी स्वीकृत किया जाता है कि कौन सी गाड़ी कहां पर खड़ी हुई, उस पार्किंग का नंबर पड़ जाता है, टोटल कितनी पार्किंग रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4 5, उतनी पार्किंग सर्कुलेशन एरिया के साथ जोड़ते हुए नंबर प्लान के अनुसार उपलब्ध है या नहीं, उसके अनुसार जो प्लान पार्किंग का स्वीकृत किया गया है ये देखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है जबकि वहां पे स्वीकृत प्लान में ऐसा नहीं है, या कहीं पर जो सर्कुलेशन एरिया है जहां से गाड़ी घूम के जाएगी वहां पर कोई अतिरिक्त पार्किंग लगा दी है, या गेट के पास दोनों तरफ बगल में विजिटर्स पार्किंग अतिरिक्त लगा दी है। तो अगर इस तरह की पार्किंग की अव्यवस्था है, तब भी आपके कंप्लीशन प्लान में स्वीकृतकर्ता अधिकारी को या जांचकर्ता अधिकारी को दिक्कत होगी और आपका कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है वो देने में दिक्कत हो सकती है। अगला जो बिंदु है, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार खुले स्थल,
पार्क एवं क्रीड़ा स्थल की उपलब्धता। दोस्तों, हमारे जो लेआउट प्लान्स हैं या जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एक मानक के अनुसार जो बिल्डिंग बायलॉज में दर्शित है, आपको खुले स्थान, पार्क, ग्रीन एरिया, टॉट लॉट, सामुदायिक सुविधाएं, इस तरह की जो प्रयोग के लिए भूमि छोड़ी गई है वो आपने यथास्थान छोड़ी है या नहीं है, इस बात की भी जांच की जाती है। और ये उपलब्धता पूर्ण न होने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जांच हेतु गए अधिकारी आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में उनको परेशानी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित ग्राउंड कवरेज तथा FAR का सत्यापन। यहाँ भी वही तात्पर्य है कि जो बिल्डिंग पास हुई है या कोई कंपाउंड कराया गया है, तो जो कंपाउंड हो गया है, कंपाउंडिंग के बाद जो नक्शा है उस कंपाउंडिंग प्लान के अनुसार, या कंपाउंडिंग नहीं है तो स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही आपने ग्राउंड कवरेज की है कि नहीं की है, भूतल पर जो निर्माण है वो उतना ही किया है या नहीं किया है जितना कि मानचित्र में स्वीकृत है, अथवा सभी तलों पर मिलाकर जो टोटल FAR है या कंपाउंड करा लिया है तो कंपाउंडिंग के बाद जो टोटल FAR है उसमें कोई वृद्धि तो नहीं की है। उसमें अगर वृद्धि की है तब भी आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में दिक्कत आ सकती है और अतिरिक्त निर्माण आपको हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। इस तरह की जांच की जाती है। दोस्तों, अगले बिंदु पर बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर निर्मित आवासीय इकाइयों का सत्यापन। दोस्तों, ये थोड़ा सा समझने का है कि जब विकास प्राधिकरण किसी बिल्डिंग का नक्शा पास करता है जो ग्रुप हाउसिंग है या बहु आवासीय भवन की श्रेणी में कोई नक्शा पास किया गया है, तो उसमें टोटल बिल्डिंग में, टोटल FAR में कितनी आवासीय इकाइयां स्वीकृत की गई हैं ये निश्चित होता है और उन इकाइयों के आधार पर ही टोटल बिल्डिंग की जो जनसंख्या घनत्व है वो तय होता है और उसी जनसंख्या घनत्व के आधार पर ही निर्माण किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत मानचित्र में स्वीकृत इकाइयों की संख्या का उल्लेख किया जाता है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि जो बिल्डर हैं वो फ्लोर का एरिया उतना ही रख लेंगे और बड़ी चालाकी से अगर एक फ्लोर पे मान लीजिए बीच में पैसेज देते हुए 2 यूनिट इधर और 2 उसके अपोजिट सामने पास किए हुए हैं, तो कुछ केसेस में, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसकी जांच किया जाना आवश्यक है, इसलिए इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। कुछ बिल्डर चालाकी से यूनिट की संख्या बढ़ा देते हैं। 2 की जगह उन्होंने 3 यूनिट कर दी एक तरफ, दूसरी तरफ भी 3 कर दी, तो टोटल 4 की जगह 6 यूनिट हो गई या इससे अधिक हो गई। और जब पास कराते हैं तो कमरे बड़े बड़े साइज के दिखा के यूनिट कम दिखा देते हैं, फिर उनमें कमरों का साइज छोटा करके यूनिट की संख्या बढ़ा देते हैं। तो अगर इस तरह किसी बिल्डर ने किया है तब भी इसमें यूनिट की संख्या बढ़ी होने के कारण जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत होगी, भले ही आपका FAR ना बढ़ा हो। इसी तरह जो बहुआवासीय इकाइयां हैं उन इकाइयों में भी सामान्यता, जैसे अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बेहद घनी आबादी हो गई है। सिर्फ इसी कारण से वहाँ सैकड़ों की तादाद में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बहुआवासीय के रूप में, 3 मंजिल 4 मंजिल, इसमें 8 यूनिट पास है, किसी में 10 यूनिट पास है, और उसकी जगह पे बिल्डर्स ने 10 की जगह 15, 8 की जगह 12, 10 की जगह 16 इस तरह बढ़ाकर फ्लैट बनाए हुए हैं, यूनिट बनाई हुई है, जिससे जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है और उनको कंप्लीशन किसी भी तरह नहीं दिया जा सकता। कई बिल्डिंग्स इस तरह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सील कर रखी हैं और कमोवेश बहुआवासीय भवनों में यही स्थिति प्रदेश के अधिकांश शहरों में है। तो एक अगर आप फ्लैट के खरीदार हैं, यूनिट खरीदने जा रहे हैं, तो भी आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि भले ही उस बिल्डिंग का स्वरूप बाहर से देखने में स्वीकृत मानचित्र से मेल खाता हुआ आपको नजर आता हो प्रथम दृष्टया, फ्लोर वाइज एरिया भी हो सकता है ना बढ़ाया हो, बिल्डर ने ये दिखा दिया हो कि साहब देखो इस फ्लोर में तो इतना ही बना हुआ है, ऊपर के फ्लोर में भी इतना बना हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ले लो। लेकिन अगर उसने फ्लोर पे स्वीकृत मानचित्र में दर्शाई गई आवासीय इकाइयों से अधिक यूनिट बना लिए हैं, आम भाषा में बात करें अगर उसने अधिक फ्लैट बना दिए हैं, भले ही कवर्ड एरिया, फ्लोर वाइज या टोटल FAR नहीं भी बढ़ाया है, तब भी आपका उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और ऐसी बहुत बिल्डिंग सील हो चुकी हैं और ऐसे बहुत से बायर्स फ्लैट खरीद के परेशानी में पड़े हुए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी आवश्यक है, बिल्डर के रूप में भी और एक फ्लैट के खरीदार के रूप में भी। और ऐसी बिल्डिंग्स में फिर पार्किंग की भी समस्या आ जाती है। अगर स्वीकृत से अधिक यूनिट बन गई हैं तो पार्किंग रोड पे करनी पड़ती है या किसी और जगह एडजस्ट करनी पड़ती है, और वो प्राधिकरण किसी भी सीमा पर किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करता है, और ऐसी बिल्डिंग फिर अंत में अवैध निर्माण की श्रेणी में जाती है। और जो पैसा बिल्डर्स को बायर ने दिया है वो बिल्डर पैसा उपयोग कर लेता है, खर्च कर लेता है, और बायर को ना तो वो पैसा वापस करता है ना फ्लैट उससे वापस लेता है, और जो बायर है वो परेशानी में पड़ जाता है और ऐसी बिल्डिंग्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाता है। सैकड़ों की संख्या में ऐसी बिल्डिंग्स पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं।
तो यहाँ भी ये चीज ध्यान रखनी आवश्यक है। अब बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्मित भवन की ऊंचाई का सत्यापन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने जब कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि किसी भी भवन की जो ऊंचाई है वो भी निर्धारित है मानक के अनुसार, और जब मानचित्र स्वीकृत होता है तो जो उसका एलिवेशन होता है या जो सेक्शनल एलिवेशन होता है उसमें उस बिल्डिंग की हाइट दिखाई जाती है फ्लोर वाइज, और बिल्डिंग की टोटल हाइट भी दिखाई जाती है, ममटी के साथ भी हाइट दिखाई जाती है। तो कंप्लीशन देते समय स्वीकृत मानचित्र के अनुसार या कंपाउंड किए गए मानचित्र के अनुसार भी टोटल बिल्डिंग की ऊंचाई चेक की जाती है, फ्लोर वाइज ऊंचाई भी चेक की जाती है। अगर कंपाउंडेबल लिमिट के अंतर्गत ऊंचाई बढ़ी है तो वो कंपाउंड हो सकती है, लेकिन अगर बहुत अधिक ऊंचाई बढ़ गई है तो वो कंपाउंड भी नहीं हो सकती है। और फिर ऐसे केसेस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में प्राधिकरण को समस्या आती है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जब तक कि वो ऊंचाई का जो अधिकता है वो ठीक नहीं कर ली जाती बिल्डर के द्वारा। तो फ्लैट बायर के रूप में भी आपको ये चीज देखनी चाहिए कि ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जो बिल्डर बाद में चाहते हुए भी ठीक नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने टॉप फ्लोर पर ले लिया, ऊंचाई इतनी अधिक बड़ी है बिल्डिंग की कि वो कंपाउंडेबल लिमिट के भी अंतर्गत नहीं आती है, तो ऐसे फ्लैट्स पे फिर समस्या आ सकती है। ये आपका ध्यान रखने का महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए आगे बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर विकसित की गई सामुदायिक सुविधाएं जैसे सुविधाजनक दुकानें, स्कूल, नर्सिंग होम, सामुदायिक केंद्र आदि का सत्यापन। दोस्तों, जो बड़े एरिया वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या लेआउट्स हैं, उनके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं जैसे कि सुविधाजनक दुकानें, स्कूल, नर्सिंग होम, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित होता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते समय इस बात की भी जांच की जाती है कि जिस कैटेगरी की सुविधाएं, कैटेगरी के मतलब जैसे कोई स्कूल है तो उसमें प्राइमरी सेक्शन कितने एरिया का है, सीनियर सेक्शन कितने एरिया का है, इंटर कॉलेज है तो वो कितने एरिया का है। ऐसा तो नहीं कि इंटर कॉलेज स्वीकृत कराया और उसके अंतर्गत ही उन्होंने मान लिया कि प्राइमरी तो इसके अंतर्गत है ही, सीनियर तो इसके अंतर्गत है ही। ऐसा नहीं है। मानकों में हर स्कूल के लिए अलग निर्धारण है, और जांच करते समय जो जांचकर्ता अधिकारी है वो इस बात की भी जांच करेंगे कि कैटेगरी वाइज मानक के अनुसार सुविधाओं का, सामुदायिक सुविधाओं का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, उसके अनुसार प्रोविजंस हैं उसमें या नहीं है। अगर कोई कमी ग्रीन में या अधिकता, जैसे मान लीजिए जो दुकानें हैं कॉमर्शियल कितनी हो सकती है उससे अधिक बना ली है, कॉमर्शियल एरिया बढ़ा लिया है या सामुदायिक सुविधाओं का एरिया कम कर लिया है, तो ऐसी बिल्डिंग्स में भी सामान्य रूप से या किसी भी रूप से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाना संभव नहीं है जब तक कि ये उचित गाइडलाइंस के अनुसार इसका सत्यापन नहीं हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य जैसे सड़क, विद्युत, नाली, सीवर लाइन, जलापूर्ति, एसटीपी आदि का प्रावधान। दोस्तों, जब हम विकास प्राधिकरण के रूप में या आवास विकास परिषद के रूप में किसी लेआउट का या किसी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का नक्शा पास करते हैं तो उसमें जो हमारे आंतरिक विकास कार्य हैं जैसे कि सड़क है, बिजली की लाइन है, नाली है, सीवर लाइन है या वाटर सप्लाई है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इन सब का भी प्रोविजन किया जाता है। और सर्विसेज का प्लान भी अलग से सबमिट किया जाता है, जहाँ पे सीवर लाइन का एक पूरा प्लान होगा एक नक्शे पर, दूसरे नक्शे पर पानी की लाइन का पूरा प्लान होगा, एसटीपी का डिटेल्स होगा, एसटीपी की जो डिजाइन है वो टोटल रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर उसकी कैपेसिटी डिजाइन की जाती है, बिजली की लाइन डाली जाती है, उसका भी पूरा प्लान होता है। तो जो सर्विसेज के प्लान हैं जो स्वीकृत किए गए हैं मानचित्र स्वीकृत करते समय, उसी के अनुसार मौके पर उनका एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की भी जांच की जाती है। कई केसेस में ये पाया गया है जांच के समय कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है सामान्यतः वहीं पे बड़ी गलती होती है। बिल्डर क्या करते हैं कि जो उस बिल्डिंग में टोटल पॉपुलेशन है उसके अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन करना चाहिए, उसके अनुसार उसका प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन उससे कम कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ले आते हैं और मौके पे इंस्टॉल कर देते हैं, उससे उनका कुछ पैसा बच जाता है। लेकिन शुरू में तो कुछ समय तक 2-4 सालों तक जब तक कि बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी कम है उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से काम चलता रहता है, लेकिन जैसे ही सारे रेजिडेंट उसमें आ जाते हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है और अगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता, उसकी जो कैपेसिटी है वो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन नहीं की है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है या वो फेल हो जाता है। और फिर वहाँ के निवासियों को जब उसकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बन जाती है तो उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से उस सोसाइटी का काम नहीं चलता और एसोसिएशन को या वहाँ के रेजिडेंट्स को उस ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने में या अतिरिक्त एक और सीवरेज ट्रीटमेंट लगाने में
अपने पास से पैसा खर्चा करना पड़ता है। बिल्डर तो आपको बेच के फ्री हो जाएगा, लेकिन बायर के रूप में भी आपको किसी तरह अगर जांच कर सकते तो देख लीजिए कि टोटल कैपेसिटी के अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है या नहीं, और इसकी जांच जो जांच करता अधिकारी है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय भी देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस इतना ही वीडियो पर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त।